स्टूडेंट्स, कल हम देख रहे थे आपके एनएसडी की फर्स्ट पेपर इनकम टैक्स आयकर का सिलेबस और उसमें हमने शुरू किया था यूनिट फर्स्ट का टॉपिक इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन। आयकर क्या है और उसमें महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो है इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस जो है वो कौन कौन सी है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट जो है वो कौन सा है और ये कब बना। तो इनकम टैक्स एक्ट है आयकर अधिनियम 1961। एक्ट तो 1961 है, लेकिन ये लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 1962 से, 1 अप्रैल 1962 से, और पूरे इंडिया में ये जो है वो एप्लीकेबल है। और इस एक्ट में कितने सेक्शंस हैं? 298 और 14 जो है वो इसमें शेड्यूल है। 298 धाराएं और 14 अनुसूचियाँ हैं। फिर इसमें अपन चलते हैं कि जैसे इनकम टैक्स है तो इनकम टैक्स का जो चार्ज है वो कौन से सेक्शन में आता है और वो कैसे लगता है, दायित्व जो है वो आयकर का किस तरीके से लगाया जाता है। तो सेक्शन 4 जो है इनकम टैक्स एक्ट का वो बताता है कि आयकर का दायित्व जो है वो कैसे लगता है। तो इसमें सबसे पहली बात ये आती है कि जो इनकम टैक्स लायबिलिटी है या चार्ज है वो कब लगेगा? आपके कर निर्धारण वर्ष में। अब देखिए आपके लिए कर निर्धारण वर्ष जो शब्द है वो भी नया है, अपन आगे इसके बारे में बात करते हैं। फिर दूसरी बात आती है कि जो ये इनकम टैक्स चार्ज होगा वो हर व्यक्ति की कुल आय पर टोटल इनकम जो है उस पर लगाया जाएगा। तो दो चीज़ें हुई, एक तो ये टैक्स असेसमेंट ईयर में आपके लगाया जाएगा और किस पर लगेगा? आपकी टोटल इनकम पर। और फिर ये जो टोटल इनकम की कैलकुलेशन है वो किसके अकॉर्डिंग होगी? आपका जो आयकर अधिनियम बना हुआ है इसमें कुछ प्रोविजंस दे रखे हैं कि इन्हीं साधनों से आय को आपको टोटल इनकम में शामिल करना है, ये आपको डिडक्शंस मिलेंगी, तो वो हम आगे डिटेल में देखेंगे। फिर कर की दरें जो है, टैक्स की रेट जो है वो कहाँ से तय होती है? तो हर साल में जो वित्त अधिनियम आपका फाइनेंस एक्ट जो होता है हर साल उसके अकॉर्डिंग जो है वो कर की दरें तय होती है। फिर है कि ये जो कर निर्धारण वर्ष में कर लगेगा वो लगेगा किस साल की आय पे, किस वर्ष की आय पे? गत वर्ष की आय पर। और अगर प्रावधान हो तो आपकी आय पर जो है वो टीडीएस काटा जा सकता है या आपको एडवांस टैक्स देना होगा। अब आपके लिए सब चीज़ें नहीं है कि गत वर्ष क्या है, कर निर्धारण वर्ष क्या है, आय की परिभाषा में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, वित्त वर्ष क्या है, टीडीएस क्या है, एडवांस टैक्स क्या है। तो आइए धीरे धीरे हम इन सब के बारे में भी जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आय कर में जो आय शब्द है उस आय शब्द में क्या क्या शामिल किया गया है। तो यहाँ देखिए जो आय शब्द है उस आय शब्द में कोई भी प्रॉफिट भी हो सकता है, कोई भी प्रॉफिट या गेन जो है वो भी इसमें शामिल है, कोई डिविडेंड जो है वो भी इसमें शामिल है, कोई भी आपकी कैजुअल इनकम है जैसे लॉटरी है, पजल्स वगैरह, उनसे जो भी इनकम है वो भी इसमें शामिल है। आपकी कोई भी आपको मान लीजिए कोई भी केस में कोई असिस्टेंस मिली वो भी इसमें शामिल है। तो यहाँ पे जो आय शब्द है वो सीमित नहीं है, उसमें बहुत सारी मतलब जो भी आपको नकद में आपको लाभ हुआ, लाभांश के रूप में मिला या कोई भी कैजुअल इनकम मिली है, कैश में जो भी आपको असिस्टेंस मिली वो सब जो है वो आय की परिभाषा में शामिल होते हैं। अब बात ये आती है कि आय की परिभाषा में बहुत सारी आपको प्राप्तियां हो सकती है। कौन सी प्राप्ति को, कौन सी रिसीवेंस को हम आय माने या नहीं माने, तो वो जो है वो अलग अलग न्यायालयों में से जो निर्णय दिए गए उनके अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट्स जो है वो तय किए गए कि अगर इस तरीके से है तो उसको आय माना जाए। तो आइए हम देखते हैं उन पॉइंट्स को कि कब जो है किसी भी प्राप्ति को हम आय मानेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि आय जो है वो आपकी मुद्रा में होनी चाहिए। ठीक है, मतलब किसी वस्तु के रूप में उसको हम आय नहीं मानेंगे। आय को कब मानेंगे? जब वो मॉनेटरी टर्म्स में उसको हम मेजर कर सकते हैं। फिर दूसरी चीज़ जो है, जैसे ही आय जो आपको मिल रहा है उसका साधन जो है, मतलब किस सोर्स से आपको इनकम मिल रही है, वो साधन क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। फिर इसमें कि आपको कोई भी प्राप्ति आय है या नहीं, ये उसी समय निश्चित हो जाएगा जबकि वो आपको
प्राप्त हो रही हो। इसी तरीके से आय जो है वो आपको बाहर से प्राप्त होनी चाहिए, मतलब ये नहीं है कि आप खुद को ही आय दे रहे हो और उसको आप आय शब्द में शामिल कर रहे हो। तो आय जो है वो बाहर से प्राप्त होनी चाहिए। फिर इसमें आता है कि यहाँ पर इनकम टैक्स में क्या है कि कानूनी और गैर कानूनी आय जो है उसमें कोई फर्क नहीं है, चाहे आपको लीगल इनकम हो चाहे इलीगल सोर्सेज से इनकम हो, इनकम तो दोनों से है। तो इनकम की डेफिनेशन में तो वो शामिल किया जाएगा। फिर ये है कि आय जो है वो उसमें नियमितता होना जरूरी है, मतलब आपको मंथली मिल रही है या आपको क्वार्टरली मिल रही है या आपको हाफ ईयरली मिल रही है, एनुअली मिल रही है, तो उसमें नियमितता होना, रेगुलरिटी होना जो है वो जरूरी है। फिर ये है कि जैसे एक शब्द आता है आपके यहाँ पिन मनी। तो पिन मनी क्या होता है कि जैसे घर में जो फीमेल्स हैं उनको घर खर्च के लिए जो राशि मिलती है वो पिन मनी, मतलब घर खर्च के लिए जो राशि मिली और उसमें से उन्होंने जो भी राशि अपने पास बचा के रखी है उसको बोलते हैं पिन मनी। तो पिन मनी जो है वो क्या है, आय नहीं मानी जाएगी, क्योंकि उन्होंने तो घर खर्च के लिए उनको जो राशि मिली, जो पैसा उनको घर खर्च के लिए मिला, उसमें से उन्होंने उसको बचाया है। फिर यहाँ पे एक शब्द आता है आय का उपयोग और आय का मोड। आय का मोड, यूज एंड डाइवर्जन ऑफ इनकम। तो यहाँ पर देखिए आय का उपयोग और आय का मोड दोनों में फ़र्क है, क्योंकि आय का उपयोग जो है वो तो आय है। जैसे मान लीजिए आपको जो भी आय हुई, आपको 10,000 की इनकम हुई, अब उस 10,000 की इनकम में से मान लीजिए आपने शॉपिंग कर ली या आपने अपना रेंट पे कर दिया या जो भी आपको खर्चा करना था वो आपने कर दिया, तो उपयोग जो है वो तो आय है, क्योंकि इनकम तो आपको हुई है, देन आपने उसको यूज़ किया है। लेकिन आय का जो डाइवर्जन है, आय का जो मोड है, उसको आय नहीं कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक्स पर्सन है, या मान लीजिए मुझे कोई इनकम मिल रही है, अब मैंने उस आय को प्राप्त नहीं किया, मैंने ये कहा कि ये आय जो है वो आप वाई पर्सन को या इस पर्सन को दे दीजिए, तो वो आय नहीं मानी जाएगी, क्योंकि मैंने उसे प्राप्त ही नहीं किया है। फिर इसमें आता है कि घर खर्च के लिए जो, जैसे पिन मनी की हमने बात कर ली कि घर खर्च के लिए जो भी राशि मिलती है वो आपके आय में शामिल नहीं होती है। कोई भी विवादास्पद, मतलब कहीं भी मान लीजिए कोई केस चल रहा है किसी इनकम के संबंध में, तो उसको भी जो है उस आय पर भी यहाँ पर कर लगाया जाएगा। फिर देखिए दूसरी जो चीज़ आती है, आय का हमने देखा, फिर दूसरी चीज़ इसमें आएगा व्यक्ति, पर्सन। जैसे हमने यहाँ देखा ना कि ये जो आयकर लगाया जाएगा वो प्रत्येक व्यक्ति की आय पर लगाया जाएगा। तो व्यक्ति से मतलब यहाँ किससे, हु इज द पर्सन एज पर इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, तो ये जो है आयकर की धारा, अधिनियम जो है उसकी धारा 231 सेक्शन 231 के अकॉर्डिंग पर्सन जो है उसकी डेफिनेशन में यहाँ कौन कौन शामिल है। तो इसमें क्या है, एक तो इंडिविजुअल, व्यक्ति। अब देखिए जनरली तो क्या होता है कि हम जो है उसे हम व्यक्ति कहते हैं, जैसे राम है उसको हमने कह दिया कि राम व्यक्ति है, श्याम है मतलब जो पर्सन है, हार्ड मास के जो भी बने हुए हैं उनको हम जनरली व्यक्ति कहते हैं। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट में क्या कहा जाता है, जो पर्सन है, जो इंसान है, मतलब जैसे राम है, श्याम है, गीता, सीता, मैं, आप, जो भी है, तो उनको व्यक्ति कहने के बजाय यहाँ पे क्या वर्ड उनके लिए यूज होगा, वेस्ट, क्योंकि व्यक्ति की परिभाषा में यहाँ और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो शामिल किया जाएगा। तो जो इंसान है उनको क्या कहा जाएगा यहाँ पर, वेस्टी, इंडिविजुअल। अब व्यक्ति की परिभाषा में एक तो इंडिविजुअल हो गया, जैसे जो भी मान लीजिए चाहे वो माइनर हो, चाहे वो पागल हो, वो चाहे यंग हो, चाहे ओल्ड हो, उससे कोई मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे राम, श्याम, गीता, सीता, जो भी पर्सन है वो सब किस में आ जाएंगे, इंडिविजुअल में, वेस्टी। फिर दूसरी चीज़ इसमें आपके आएगी HUF, हिंदू अविभाजित परिवार, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। फिर तीसरी चीज़ इसमें आ जाएगी फॉर, फिर AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, व्यक्तियों का समुदाय। फर्म में आपकी जो भी साझेदारी संस्था वगैरह वो आ जाएगी। कंपनी, कंपनी आपने 12th में भी पढ़ा होगा कि जो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी संस्था रजिस्टर्ड है उसको कंपनी कहा जाएगा। फिर उसके बहुत सारे टाइप्स है। फिर कोई भी लोकल अथॉरिटी, स्थानीय सत्ता, जैसे नगर पालिका है, नगर निगम है, पंचायत वगैरह, तो वो सब किस में आता है, आपके लोकल अथॉरिटी में।
फर्म में जैसे कोई भी साझेदारी संस्था वगैरह होगी, एओपी में कोई भी व्यक्तियों का जो समुदाय मतलब कुछ पर्सन मिलकर कुछ भी वो एसोसिएशन बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो अपना कोई भी व्यापार वगैरह करते हैं। लोकल अथॉरिटी आ गई, कंपनी आ गई, और इसमें आ जाएगा कोई भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कृत्रिम रूप से जो कानूनी व्यक्ति है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कृत्रिम रूप से कानूनी व्यक्ति। जैसे मान लीजिए कोई भी जैसे MLSU यूनिवर्सिटी है, अब उसको ना तो वेस्टी बोल सकते हैं, ना HUF बोल सकते हैं, ना फॉर्म, इनमें से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वो क्या है, आर्टिफिशियल जुडिशियल, जैसे MLSU हो सकता है, MDS है या RU है, मतलब कोई भी जो इनमें किसी में इंक्लूड नहीं होता हो, लेकिन उनकी एक अपनी जो आर्टिफिशियल जुडिशियल वो है, ठीक है। तो ये आपने व्यक्ति के परिभाषा में ये शामिल होंगे, तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अब यहाँ जब हम असेसमेंट करेंगे तो हम इन सबका अलग अलग असेसमेंट देखेंगे। तो एक हमने देखा आय क्या है, दूसरी चीज हमने देखी व्यक्ति क्या है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं, जैसे हमने बात की यहाँ पर कि ये जो आय लगेगी वो करदाता के गत वर्ष की आय पर लगेगी, और कर निर्धारण वर्ष में जो आय लगाई जाएगी। तो यहाँ करदाता कौन है, पहली बात तो असेसी जो है वो किसको कहा जाएगा, करदाता जो है वो कौन है। तो यहाँ पर करदाता क्या होगा, इनकम टैक्स एक्ट की जो सेक्शन 2(7) जो है उसके अकॉर्डिंग असेसी जो है वो कौन है, कि कोई भी व्यक्ति जो आयकर अधिनियम के अनुसार आय पर कर देने के लिए दायी हो, या फिर उसको भूल के कारण करदाता मान लिया गया हो। भूल के कारण करदाता में होता है कि जैसे मान लीजिए उसको लास्ट ईयर इनकम टैक्स पे करना था और उसने टैक्स पे नहीं किया हो, तो उसको भी चूक के कारण असेसी इन डिफॉल्ट जो है वो कहा जाएगा, वो हो जाएगा इसमें। और तीसरा जो कि किसी भी व्यवस्था के अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत करदाता मान लिया गया हो। कई बार क्या होता है कि कोई माइनर है, अब उसकी भी इनकम है, तो उस पर टैक्स कौन देगा, तो उसकी तरफ से जो भी जिसको भी असेस किया हो, जिसको भी निर्धारित किया गया हो कि एक्स माइनर है, तो उसका जो भी गार्जियन है उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो करदाता कौन होगा, आयकर अधिनियम के अनुसार जो इस व्यवस्था के तहत कर देने के लिए दायी हो, या जिसने चुकाने में पहले उसने कर नहीं चुकाया हो, या फिर उस टैक्स पे उसको कोई इंटरेस्ट पे करना हो वो नहीं चुकाया, तो उसको भी टैक्स असेसी इन डिफॉल्ट मान लिया जाएगा। तो वो यहाँ पर कर देने के लिए दायी है। और कई बार जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो उसका जो भी प्रतिनिधि है, उसका जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, तो उसकी इनकम टैक्स जो है वो उसको देना पड़ेगा। ऐसे ही कोई भी मान लीजिए कोई पर्सन जो है वो पागल हो गया, तो और उसकी इनकम है, तो उसकी तरफ से भी जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो करदाता की परिभाषा में ये लोग यहाँ पर शामिल किए जाएंगे। फिर बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें, कर निर्धारण वर्ष, टैक्स असेसमेंट ई। कर निर्धारण वर्ष क्या है, तो कर निर्धारण वर्ष क्या होता है कि हमारा जो वित्त वर्ष है, जो 1 अप्रैल, जैसे इस साल जो कर निर्धारण वर्ष कौन सा है, 2021-22, क्योंकि जो करंट का फाइनेंशियल ईयर जो है, चालू वित्त वर्ष जो है, वही क्या होता है, कर निर्धारण वर्ष होता है। जैसे अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या है, 1 अप्रैल, जो कहाँ से शुरू हुआ, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक का हमारा जो ड्यूरेशन है, जो फाइनेंशियल ईयर है, उसी को क्या कहा जाएगा, असेसमेंट ईयर। और असेसमेंट ईयर हो जाएगा आपका 2021 से 2022, ठीक है। फिर बात आती है गत वर्ष की, प्रीवियस ईयर। तो गत वर्ष कौन सा होगा, आपका जो कर निर्धारण वर्ष है उससे जस्ट 1 साल पहले का जो पीरियड है। जैसे यहाँ
आपका कर निर्धारण वर्ष 2021-22 है, तो टैक्स तो आपका असेसमेंट ईयर तो 21-22 है, लेकिन इस 21-22 में टैक्स कौन सी इनकम पर लगेगा? आपके 2020-21 में जो आपकी आय है उस पर लगेगा। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ जो टैक्स लगेगा आपका वो 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक की जो इनकम पर जो टैक्स लगेगा वो कब लगेगा? 2021-22 में। और ये जो पीरियड है वो आपका हो जाएगा प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर कौन सा हुआ कि आपका जो असेसमेंट ईयर है उससे जस्ट पहले का 1 साल। ठीक है, ये कर निर्धारण वर्ष हो गया, गत वर्ष हो गया। फिर हम देखते हैं कि जैसे कई बार जब देखिए जनरली क्या होता है कि अधिकतर, जैसे हम वहाँ पे एक शब्द आपके आया था अभी जब हमने चार्ज ऑफ इनकम टैक्स देखा, वहाँ एक सेंटेंस आया था कि सामान्यतः गत वर्ष की आय पर कर लगाया जाता है। तो जनरली तो गत वर्ष की आय पर ही कर लगाया जाता है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस है, अपवाद है। वहाँ पे क्या होता है कि गत वर्ष मतलब कुछ कंडीशंस ऐसी है कि गत वर्ष की आय पर कर लगने की बजाय उसी ईयर में जो है वो टैक्स लगा लिया जाता है। जैसे 21-22 में जो टैक्स लगा हुआ 2020-21 की इनकम पर लगना है, लेकिन कई बार क्या होता है कि 21-22 में 21-22 की इनकम पर ही टैक्स लगा दिया जाता है। तो वो कुछ कंडीशंस आया हमारे पास। तो वो कंडीशंस कौन सी है? एक तो है इसमें अनिवासियों की समुद्री जहाज द्वारा व्यापार से आय। मतलब अब आपके लिए ये भी नया है कि अनिवासी कौन है, तो वो रेसिडेंशियल स्टेटस जो है वो हम आगे देखेंगे। तो कोई भी व्यक्ति अगर अनिवासी, जिसको भारत में अनिवासी माना गया और उसकी समुद्री जहाज द्वारा व्यापार से अगर आय है, तो उस पर जो है उसी जिस साल की इनकम है उसी साल जो है उस पर टैक्स लगा लिया जाएगा। दूसरा पॉइंट इसमें आ जाएगा कि कोई भी व्यक्ति जो है वो इंडिया छोड़कर जा रहा है, भारत छोड़कर जा रहा है, लेकिन वो वापस नहीं आने के इरादे से जा रहा है, तो उसका जो भी आय हुई उस पर उसी वर्ष में टैक्स लगा लिया जाएगा। तीसरी चीज़ आती है कि कोई भी मतलब आपने जो व्यापार वगैरह शुरू किया था वो किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए, कोई स्पेसिफिक आपका उसके लिए ऑब्जेक्ट था और वो ऑब्जेक्ट आपका अगर पूरा हो गया और अब आपको लगता है कि हाँ ये उद्देश्य, इस उद्देश्य के लिए ये फर्म हमने बनाई थी और अब इस फर्म का विघटन हो जाएगा, इसका डिसोल्यूशन हो जाएगा, तो उसकी जो इनकम है उसको उसी ईयर में टैक्स लगा लिया जाएगा। फिर इसमें अगर कोई व्यक्ति जो है वो टैक्स को बचाने के लिए अगर किसी संपत्ति का हस्तांतरण करता है तो उस पर भी उसी ईयर में टैक्स लगा लिया जाएगा। और फिर आता है कि अगर कोई भी व्यापार बंद कर रहा है, जैसे मान लीजिए 21-22 में कोई व्यापार बंद किया जा रहा है, तो उस ईयर की इनकम पर जो है 21-22 में ही टैक्स लगा लिया जाएगा। तो ये कुछ एक्सेप्शन है और जनरली जो है वो गत वर्ष की इनकम पर ही कर लगाया जाता है। फिर हम देखते हैं कि कृषि आय कौन सी है, एग्रीकल्चर इनकम जो है वो कौन सी है। तो एग्रीकल्चर इनकम जो है वो करमुक्त है, उस पर टैक्स नहीं लगाया जाता और उसकी जो धारा सेक्शन कौन सा है इसका 10(1). अब कृषि आय में हम क्या क्या शामिल करेंगे, तो कोई भी आय जो कृषि भूमि से मिली हो, मतलब ऐसी भूमि से आपको आय मिली हो जिसका प्रयोग आपने क्या किसके लिए किया हो, कृषि कार्यों के लिए जिसका आपने प्रयोग किया हो। और दूसरी चीज़ आपने क्या किया हो कि या आपको आय जो है वो ऐसी भूमि से मिली हो कि जिसमें आपने कृषि उपज को विक्रय योग्य बनाने के लिए कोई भी कार्य किया हो, या फिर कृषि भूमि मान लीजिए आपने किराया भी दे दी, तो उससे जो किराया भी आपको मिला है वो भी क्या माना जाएगा, कृषि से आय माना जाएगा, उसको भी एग्रीकल्चर इनकम में शामिल किया जाएगा। तो ये कुछ टॉपिक्स जो है वो हमने इसमें देखे इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशंस में, और इसके बारे में और डिटेल से हम आगे के चैप्टर्स में और देखेंगे। थैंक यू।